अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में हालिया दिनों में गुफ्तगू हुई कुछ माशी मामलात के हवाले से, कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से बात की। अभी ये सियासी मकासद क्या हैं, इसके ऊपर तो आए दिन प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहती है। आप देखते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक यही हो रहा है, किसके क्या अज़ाइम हैं, क्या मकासद हैं, ये सब कुछ आपके सामने है जो टीवी प्रोग्राम्स में आप देखते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सुबह का वक्त होता है, क्योंकि इन मसाइल के हवाले से जो सियासी वर्कर हैं उनसे राय लेने से ज़्यादा बेहतर है कि मसाइल को हल करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए, या ये देख लिया जाए कि कौन कितना मसाइल को समझता है, हल करने की अहलियत रखता है। ये जांचना ज़रूरी है। तो जी, ये कोशिश होती है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारी नशिस्त रही थी, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आगे अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है या उसमें कहाँ तक बेहतरी आ सकती है। क्या ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, जो मौजूदा राइज निज़ाम है, इससे क्या नतीजा निकल सकता है आवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से। जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये जो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे और नारे लगाए जाते हैं, क्या हासिल हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कैसे मुमकिन हो सकेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। या कोई और तरीक़ाकार है, कोई और निज़ाम है जो इन मसाइल का हल कर सकता है। ये हमारा मौजूद गुफ्तगू रहा है। बहरहाल जी, दूसरी तरफ ये एक आलमी वबा कोरोना वायरस की शक्ल में इस वक्त जो पूरी दुनिया को जिसने अपनी लपेट में ले रखा है, ये एक बहुत बड़ा सीरियस, एक संजीदा मसला है। पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर तालीम साहब, उनके हवाले से एक बयान आया स्कूल्स खुलने के हवाले से, और उसके ऊपर फिर एक नई बहस का आगाज़ हो गया जी। इससे पहले बड़ी सख्ती से वो इस चीज़ के ऊपर अमल पैरा थे कि जी स्कूल्स को जो है वो ना खोला जाए, इसकी वजह से कोरोना फैलने का ख़दशा है। लेकिन एकदम ही अचानक फ़ैसला हुआ कि जनाब 18 तारीख को जनवरी की जो है वो स्कूल्स को मरहलावार जो है वो खोला जाएगा। तो बहरहाल ये अब तमाम चीज़ें समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पर उन वालिदैन के लिए जो गुज़िश्ता रात पैगामात भेजते रहे कि ये जो फ़ैसला है ये क्यों इतनी उजलत में किया जा रहा है। और इस वक्त जब ये बताया जा रहा है कि कोरोना में तेज़ी से इजाफा हो रहा है केसेस में, तो स्कूल्स का खुलने का फ़ैसला ये कैसे जो है वो ठीक हो सकता है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ जो मौशी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हमने करनी है। और ख़ास तौर पे हम जब उन्हें मदऊ करते हैं यहाँ पर, तो उनसे मौशी मामलात के ऊपर ख़ास तौर पे हमारी गुफ्तगू रहती है। तो आज भी हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जनाब मोहम्मद अकमल साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं और अब माशाल्लाह ख़ुद एंकर पर्सन भी हैं। बहुत सारे मामलात के ऊपर हमसे गुफ्तगू रहती है। आज सुबह के वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, उन्हें मैं सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अकमल भाई, फरमाइए, अब जो जारी सूरत हाल है, जो इकनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारा और आपका प्राइम कंसर्न है, जिसके हवाले से हमारा ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, बहरान आफ्टर बहरान, ये शायद पाकिस्तान में अब मसला एक रह गया है। बिजली का बहरान होता है, गैस का बहरान होता है, ये सब तमाम मसाइल। क्या वाक़तन ऐसा है कि हम चीज़ों को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है? पहले तो ये समझा दें ज़रा, फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा कि ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है। और जो ये बताया जाता है कि ये जी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ख़त्म हो गया, करंट अकाउंट आपका सरप्लस में चला गया, एक्सपोर्ट्स के पास आपके इतने ऑर्डर्स आ गए हैं कि आप जो है अपनी कैपेसिटी से भी जो है वो ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, जो सिचुएशन बताते हैं। क्या वाक़तन ऐसा है? क्योंकि हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो जैसे पास्ट में अभी वो गैस की ख़रीदारी का एक मसला, एक इशू एक बन चुका है। तो ये मिसमैनेजमेंट है, मामलात को समझते नहीं हैं, या उससे आगे चले जाए डिलिबरेटली ये सब कुछ हो रहा है? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, इकनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से जब बात की जा रही है ना, तो जो हुकूमती ज़राए हैं, जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन हैं, वो तो इस तरह के दावे कर रहे हैं, चंद एक एंकर हजरात भी और माशी तज्ज़ियाकार भी, कि बहुत अच्छी ग्रोथ जा रही है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बढ़ रही हैं। सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी गाड़ियों की कंपनी का कोई इफ्तिताह किया है।
ठीक है। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड आप देखें तो आपकी जो दीगर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बड़ी अच्छी कह रहे हैं कि बूम पे जा रही है। ये तो एक जो थ्योरेटिकल जो बात की जा रही है उसके हवाले से आपके सामने है बात जी। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। अच्छा, और हम चूंकि अकाउंट्स के बंदे हैं, ऑडिट के बंदे हैं, तो हम थोड़ा सा फिगर्स को क्रॉस चेक भी करते हैं। ऐसे ही ठीक हो गया। अब ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में तो अपेरेंटली फैसलाबाद में या कराची में भी नज़र आ रहा है कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ऑर्डर्स के हवाले से काफ़ी हद तक एक्टिविटी मार्केट में नज़र आ रही है। ठीक। इस हवाले से जो कंसर्न मेरा है वो ये है कि आइदर इट इज़ परमानेंट या ये कंसिस्टेंटली रहेगा या ये टेम्परेरी है। ठीक है ना। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है तो हमें पता चलना चाहिए कि आखिर वो ऐसे कौन से गवर्नमेंट के इकदाम हैं जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतना बूम आया। जो मेरा ज़ाती ख्याल है वो ये है कि दो चीज़ों ने बड़ा, कोरोना ने इकोनॉमिकली हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुआ, इकोनॉमिकली नॉट क्योंकि दीगर जो ममालिक हैं वो कोरोना से जिस तरीके से मुतासिर हुए हैं, इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका हो गया, ये कंट्रीज़ में इनकी जो जीडीपी है और इनकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं और नतीजतन पाकिस्तान को इसके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, जो हमारा ज़ाती एनालिसिस है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है एनर्जी की जो प्राइसेस हैं और लेबर वगैरह की कॉस्ट है वो कैन नॉट मीट जब कंपटीशन के ऊपर बात आएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आइदर दिस विल बी रिमेन कंसिस्टेंट और नॉट। सेकेंडली जो पॉजिटिव पॉइंट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो 7,000 मिलियन से भी डॉलर से क्रॉस कर गई हैं फॉर कंसिस्टेंटली सेकंड और थर्ड मंथ। दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट और उसका नतीजा है आपको नज़र आ रहा है कि रिजर्व्स जो है वो अच्छे हो गए स्टेट बैंक के। ठीक है, आपको डॉलर की प्राइस में की स्टेबिलिटी जो नज़र आ रही है उसके पीछे भी यही है। अब यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन वही है कि ये कंसिस्टेंट है या टेम्परेरी है, क्योंकि इसमें भी दो अवामिल बड़े जो है ना वो उन्होंने रोल प्ले किए। नंबर वन, आपको अगर देखें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो FATF ने पाकिस्तान को पुश किया था जी, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर आप बैंक्स में जाएं तो बड़ा पूछताछ होने लगी है। अननेसेसरी डिपॉजिट्स नहीं ले रहे, अननेसेसरी विड्रॉल्स के ऊपर पूछताछ हो रही है। तो इसकी वजह से हुंडी और हवाले के कारोबार को एक अच्छा खासा झटका लगा है। छोटा मोटा 5, 10, 15 लाख रुपए का चलो चल रहा है, लेकिन वो जो बड़े पैमाने पर मिलियंस में होती थी हुंडी और हवाले की, तो वो ख़त्म हो गई हैं। तो ज़ाहिर है जब वो ख़त्म होगी तो लोगों को ऑफिशियली भेजना पड़ रहा है जी। इसका इम्पैक्ट आया है कि आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ गई। सेकेंडली जो है इसके ऊपर हालांकि ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड आप पोजीशन देखें इकोनॉमी की तो वो डाउन हुई है। ठीक है ना, इकोनॉमी तो उस हवाले से हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी ये नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऊपर गई है। इसका मतलब ये है कि पीछे इससे पहले अंडर वैल्यूड थी और जो पैसा था वो हुंडी और हवाले के जरिए ज़्यादा आ रहा था। नाउ दिस डिपेंड्स कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या रहती है, आपके कवानीन किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से आप इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। अगर तो ये ट्रेंड रहता है तो कम से कम ये जो करंट अकाउंट का जो बात की जा रही है तो करंट अकाउंट के बेसिकली सरप्लस में आने का जो वजह है वो ये फॉरेन रेमिटेंसेस है। अब आ जाते हैं हम अलार्मिंग चीज़ों की तरफ। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो चंद मिलियन डॉलर्स की रह गई है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैरूनी सरमायाकार जो है वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट या ट्रस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, स्टॉक मार्केट को तो मैं तो किसी ना कंसिडर नहीं कंसिडर करता ही नहीं है ना मैं। अच्छा, वो थ्रू FDI जो स्टॉक मार्केट के आते हैं वो भी नंबर शो कर देते हैं कि हाँ, वो सारे नंबर्स वगैरह नंबर्स का गेम है। और देखें पिछले दिनों मैंने जैसे बताया शब्बर साहब का भी मैंने प्रोग्राम देखा, या हम तो प्रोग्रामों में चीख के मर गए कि भाई ये जो इस वक्त जो चाहे कोई भी कारोबार, उन्होंने तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के हवाले से मिडिल मैन की बात की है। मैं तो हर सेक्टर में बता रहा हूँ बात करते हैं। मिडिल मैन जो है ना भाई हर सेक्टर में है। मिडिल मैन नाम मुख्तलिफ है। प्रॉपर्टी में आ जाए इन्वेस्टर जी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आ जाए वहाँ पे भी आपको देखें ब्रोकर्स के हजरात और जो कंपनीज बनी हुई है वो मिडिल मैन बैठे हुए। एग्रीकल्चर में इवन आप गाड़ियों में देखें ये जो ओन बढ़े हुए
तो ये गाड़ी बीच में कौन लेता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन करता है, मिडिल मैन करता है। अच्छा, ये लोग वाकई टैक्स के नेट से बाहर भी हैं। तो मिडिल मैन का कल्चर जो है, ये जब तक मिडिल मैन मीन्स समवन हैज होल्डिंग पावर। लेट मी गिव यू द एग्जांपल कि मैंने और आपने, मिडिल मैन का रोल क्या है और वो कैसे फ़ायदे में रहता है। आई एम फ़र्ज़ करें मेरे पास बैक एंड पे मैं बड़ा हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, मुझे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि जी फ़लाँ प्रॉपर्टी है या फ़लाँ चीज़ है, मैं उसको परचेज़ कर लेता हूँ और अच्छे रेट पे इसको बेच दूँगा। तो मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, कुछ इधर से लिए, और आपको मैंने कहा यार ये मैं मार्च तक, अप्रैल तक आपको इतनी अमाउंट रीपे कर दूँगा, और मैंने वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास होल्डिंग पावर जो है ना मार्च तक की आई है, जब मैंने आपको पैसे दे दिए। अब अगर मैंने मार्च तक उसको बेच दिया या वो चीज़ मार्च तक अच्छे रेट में बिक गई तो ठीक है। अगर खुदा ना खासा उसकी मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है या अप हो जाती है तो वो लॉस, मेरा लॉस है, मुझे मार्च से आगे मैं रख नहीं सकता क्योंकि मुझे आपको पैसे लौटाने हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अब मार्च में वो डिपेंड करता है वो चीज़ें क्या हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जिसके पास पैसे हैं और उसके लिए लेके रख ले यार, उसने रख दी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम जब नहीं है, ऊपर जाएगा तो ले लेंगे। फिर मेरी तरह का जो मजबूर है जी, जो मार्च में देखा कि यार इसकी प्राइस आ गई है नीचे और मुझे तो पैसे भी देने हैं, तो मैं उसको बेचूंगा मिडिल मैन को कि भाई ये ले ले, मुझे पैसे दे, मैं जान छोड़ो, जो नुकसान है मैं भर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके पास होल्डिंग पावर थी, वो बेनिफिट में रह गया। तो जनाब अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे किसान, उनकी होल्डिंग पावर तो नहीं होती ना, उन्होंने तो अगली क्रॉप उगानी होती है, उसके लिए उनको फर्टिलाइजर, सीड्स और ये वो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो अब क्या करें, वो तो होल्ड कर नहीं सकते। उनमें जो होल्ड कर सकते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ, वो स्टॉक करके बैठ जाते हैं। उनको खबरें भी होती हैं कि ऊपर जाने वाली है, नीचे आने वाली है, गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, अब रोक लो, बेच दो। लेकिन जो जनरल पर्सन हैं वो पहले वहाँ पे बेचारे रगड़े जाते हैं, उसके बाद फिर जो रही सही कसर है वो दीगर चीज़ें पूरी कर देती हैं। तो उसमें भी आपको जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी। तो ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो मुझे तो ना एग्रीकल्चर में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। मैं अभी हाल ही में आया हूँ गाँव से, 2-3 दिन हुए हैं, तो इत्तेफाक से मैं वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एग्रीकल्चर ज़रिए ऑफिस था वहाँ गया, और वहाँ के लोग तो बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। मैंने कहा भाई ये आप लोगों ने कोई रिसर्च वगैरह की, कोई किसान वगैरह को बताया कि आपने इस इलाके में क्या चीज़ उगानी है, क्या नहीं होगा? और नहीं जी, वो तो जी वो हेड ऑफिस से कुछ आएगा तो हम आगे कम्युनिकेट कर देते हैं। तो बेसिकली वो एक उनका वो एक बने हुए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और करते उनका क्या हिसाब क्या है उनका जी, उनका ये हिसाब है, उन्होंने जो है ना उनको टारगेट दिया होता है, आपने जो है ना वो फलाने गांव में जाके अवेयरनेस की जो है ना वो ठीक है, फलाना कीड़ा लगने वाला है। अच्छा हाँ, नहीं कीड़ा वीड़ा कुछ नहीं भाई, वो जाके आपने अवेयरनेस देनी है। गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम या पॉलिसी अनाउंस की तो बस उसके बारे में उसमें क्या जी, वो हर एक गांव के नंबरदार, उसके पास उनके कॉन्टेक्ट होते हैं। हाँ जी फलाने दिन आपके पास आ रहे हैं, बैठक है, उधर जाते हैं, चाय पानी अला भला हुआ, फोटो सेशन हुआ, उधर भेज दिया हेड ऑफिस, और यहाँ पे आके अपना काम कर दिया। ये यहाँ का हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है। खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर फोकस कर नहीं रही। तो आप उम्मीद करेंगे कि आपकी एग्रीकल्चर जो है वो ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी। अच्छा, ये जो स्मॉल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, लेट्स से उन्होंने कहा कि कमर्शियल यूनिट जो है उसकी प्राइसेस को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वो जो पीक आर वाला चक्कर था वो टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने कहा फैक्ट्रीज़ को जो है वो जो बिजली का यूनिट है वो सस्ता थोड़ा सा मिलेगा। क्या ये काफ़ी होगा आपके ख्याल में? क्योंकि रीजन में कम्पीट करने के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और फिर इसके लेबर का मसला है, फिर हमारे पास टैक्सेस की बहुतात है, फिर हमारा लैंड जो है बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, वो हमारे पास है एक बहुत बड़ा इशू है, और लिस्ट गोज़ ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में अभी उनको भी एड्रेस करना बाकी है? क्योंकि बात टेक्सटाइल की हो रही थी तो मैं देख रहा था उसका भी क्रेडिट लिया जा रहा था कि जी हमने बड़े कोई इनकलाबी हमने फ़ैसले किए हैं जिसकी वजह से ये जो इम्पोर्ट्स ऑर्डर्स हैं हमारे पास जो हैं वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या ये बात दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए मुझे तो बताए ना कोई, अगर है ऐसा तो इकदामात लिए कोई एक बताए ना कि क्या फैसिलिटेशन होना चाहिए। ये पीक आवर्स की जो आप बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर इन द सेंस है कि देखें ना, अब वो ये कह रहे हैं कि लास्ट दिसंबर में या लास्ट मंथ और इस मंथ में जो आपका इंक्रीमेंटल जो आवर्स होंगे उसके ऊपर सब्सिडी है जी। तो सबसे पहले पिछले के बराबर तो चल जाए जी, उसके बाद उससे ऊपर जाएगा तो वो हार्डली 5 to 10% की ग्रोथ होती है। 5 to 10% का अगर आप 50% निकाल लें तो इट्स
2 to 5% की जो है ना वो इन रियल टर्म्स जो है ना 100 रुपए में से आप 2 या 3 रुपए का आप उसको फायदा दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली कोई इतना बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है बिजली की कॉस्ट ज़्यादा है ना। यही तो हमारी एक्सपोर्ट्स में हमारी जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी में कोई जवाब नहीं है। चाहे वो आप हमारे फ्रूट्स देखें, इस मरतबा आपको नंबर 1 क्वालिटी का किन्नू मार्केट में नज़र नहीं आया होगा जी जी, डायरेक्ट बाहर। ऐसे ही इसी तरीके से दीगर अशिया क्वालिटी में हमारा कोई सानी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉस्ट पे। कॉस्ट जो है ना वो हम नहीं मीट कर पाते। चाहे कोई भी आप सेक्टर उठा लें, एग्रीकल्चर उठा लें, आप टेक्सटाइल उठा लें, जो हम अब एग्रीकल्चर में देखें ना भाई, वो कॉस्ट नहीं, फर्टिलाइजर, सीड्स, और फिर उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, बारिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं मीट कर पाते कॉस्ट। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए उनकी कॉस्ट को कम होने के ऊपर, ठीक है ना। अब वो कॉस्ट जो है वो कम हो नहीं रही है, तो क्वालिटी जो है ना वो प्रोड्यूस हो नहीं पा रही। इस वजह से हमारी जो कोई भी पॉलिसी है वो, या कोई भी जो चीज़ है वो दूररस, मतलब जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मिसाल है। जैसे आप देखें एक में तो 50 कर जाते हैं खिलाड़ी, अब तो खैर मैंने क्रिकेट देखना भी छोड़ी हुई है अच्छा, और अगले में जो है ना वो 0 में आउट होते हैं। हम लोग देखते थे प्रोग्राम, देखा करते थे जब ये इंजमाम और सईद अनवर वगैरह होते थे। आप यकीन करें कभी इन लोगों ने कंसिस्टेंसी से नहीं खेला। खेलते थे तो एक आध मैच में इंजमाम आ गया जी, वो हो खेल गया जी 50 पर, इसका मतलब है अगले 5 मैचों में जगह पक्की। बिल्कुल ऐसे ही। तो कंसिस्टेंसी इज द की, द पॉलिसीज शुड बी कंसिस्टेंट। और जिस बात को गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है, दे शुड टेल अस, नंबर 1। नंबर 2, एक और मैं आपको बड़े मजे की टैक्स कलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता रहा था भाई, कि क्रॉस चेक भी हम लोग करते रहते हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान का जो जीडीपी था 2020 का, 19-20 का, दैट वाज 270 बिलियन US डॉलर अराउंड दिस। अगर वो रेट का थोड़ा बहुत 19-20 कर लें, जो माइनस में ग्रोथ हमारी थी -0.4 के ऊपर, ठीक है। इस मरतबा दावे हैं गवर्नमेंट के कि जी बड़ी बूम है, टेक्सटाइल में भी बूम आया हुआ है, अच्छा जी रियल इस्टेट में भी बूम आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में भी बूम आया हुआ है, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बूम है, सीमेंट इंडस्ट्री पे भी बूम है, सब पे बूम है। स्टॉक मार्केट भी अब जा रही है। टैक्स की मैंने कलेक्शन का फिगर देखा तो वो पिछले से टारगेट को हार्डली उसने मीट किया है। 2200 बिलियन के करीब जो है वो टारगेट मीट हुआ है, ठीक है। और 2204 आया है और 99.7% जो है ये जो टोटल टारगेट रखा हुआ था, और पिछले साल से 4 से 5% ऊपर है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अब अगर आप टैक्स टू जीडीपी पाकिस्तान की हिस्टोरिकल देखें 9 से 12 के दरमियान रहा है, मैं एवरेज लेता हूँ 10 जी। तो अब मैंने कैलकुलेशन वगैरह की, तो जब ये टोटल मैंने सारी कैलकुलेशन वगैरह कर ली ना, तो यानी टैक्स टू जीडीपी रेशो पिछले साल का अगर हम 10% लगाते हैं तो इस मरतबा हमारी 2200 बिलियन इस क्वार्टर का है। उस हिसाब से अगर हम इसका 10% देखें कि ये 2200 अरब रुपए, जिसका 10% है उसका 100% अगर मैं निकालूं फॉर द ईयर, तो वो 270 ही बनता है। ऐसा ही, ठीक है भाई। तो ये कहाँ गई थी सारी ग्रोथ जो आप शो कर रहे हैं भाई, कि कहाँ से नजर आई? टैक्स टू जीडीपी मैंने आपका 9% था, मैंने 10% कर लिया जी, ठीक है। अब इस टैक्स टू जीडीपी से मैं रिवर्स कैलकुलेशन के थ्रू जब एनुअल जीडीपी के ऊपर आता हूँ फॉर 2021, जो आपके जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स और एफबीआर के जो फिगर्स हैं उनसे मैं इनको जब क्रॉस मैच करता हूँ, तो आपका जीडीपी 270 बिलियन से ऊपर का नहीं है, नहीं जाता 270 बिलियन US। तो फिर ये जो आप दावे कर रहे हैं कि ये इकोनॉमी इतनी चल रही है, पहिया इतना चल रहा है और चल भी रहा है टेक्सटाइल में, नो डाउट, फिर ये जीडीपी आपका क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है ना। देखें तो अब ये कोई बैठा हो हुकूमत वाला और इंशाल्लाह मौका मिला तो पूछेंगे भाई कि ये ऐसा क्यों है कि आप एक तरफ तो दावे कर रहे हैं कि जी इस मरतबा, अच्छा हमारे एक और तज्जियाकार है वो भी कह रहे हैं जी जीडीपी ग्रोथ जो है ना इस मरतबा हिस्टोरिकल रहेगी, पिछले 10 साल में किसी ने नहीं देखी होगी। तो भाई फिगर्स को मैनिपुलेट जब करते हैं ना तो पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा। वो स्टेटिस्टिक एक यहाँ से नहीं पकड़ेंगे वहाँ से पकड़। अब वर्बली बोलना कि टेक्सटाइल में इतना इजाफा हो गया है, इसमें इतना इजाफा हो गया है, वो चीज़ें तो सही है। लेकिन अकमल भाई ये बात आपकी सही है। अब मसला ये कि ये सारे मामला अगर समझाने की कोशिश करें, मैं देख रहा था एक साहब थे, हुकूमती नुमाइंदे थे वो, और वो इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से। अब ज़ाहिर है अब सामने होते तो हम उनसे ज़रूर सवाल करते थे कि इसका फ़ायदा क्या होता है और ये सरप्लस में जाता क्यों है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, तो फिर सरप्लस में जाता क्यों है? जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब क्लोजिंग एंट्री पड़ेगी ना बजट डेफिसिट की,
जी। और फिजिकल डेफिसिट जब जाके उसमें पड़ेगा तो सारा पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अकमल साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है कुछ माशी मामला के हवाले से। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से। मौशी सूरत हाल की जो मंजर कशी की जा रही है वो सबके सामने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हक़ाइक़ हैं क्या, और क्या वाक़तन ऐसा है जिसके बारे में पेशगोई की जा रही है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं उसमें बेहतरी आई है। अब एक आम आदमी का सवाल ये है कि जो अशिया खुर्दनोश जिसके हवाले से रोज़ाना ही प्रोग्राम्स में बात होती है, वो रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही हैं, एक आम आदमी की दस्तरस से, पहुँच से बहुत दूर हो गई हैं। बेपनाह उसकी मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल सारी अगर फ़हरिस्त बता दी जाए, कोई एक ऐसी अशिया नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर जो है वो कीमतें जो हैं वो कम हो या अफोर्डेबल हों। तो बहरहाल ये तमाम मामलात हैं जो अभी तक ज़ेर बहस आए हैं, जिसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रही है। बहरहाल अब ये प्रोग्राम के ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप उनके प्रोग्राम्स देखते हैं और बड़ा पसंद करते हैं, ख़ुद माशाल्लाह लिखते भी हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हुसैन थेबो साहब, हमें लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थेबो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे लाइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थेबो साहब ये बताइए, अभी गुफ्तगू हो रही थी, अकमल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उनसे हमारी बात हो रही थी जनाब, कि ये जो आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, ठीक है, इकनॉमिक एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है, टेक्सटाइल में हमें बूम नज़र आ रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर में हमें एक्टिविटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नज़र आ रही है, सीमेंट सेक्टर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो आदाद शुमार हैं ये तो बड़े अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हाल ये है कि जनाब मुर्गी का अंडा जो है वो एक आम आदमी नहीं खरीद सकता, वो 20 रुपए से ज़्यादा उसकी कीमत होती जा रही है। तो ये एक आम आदमी का मसला है, और ये जो बताया जा रहा है ये कुछ और सूरत हाल दिखाई जा रही है। आपके ख्याल में है क्या असल में सूरत हाल? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी गुफ्तगू की जाए। सर मैं इसमें आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे गवर्नेंस का फुकदान है, जिसकी वजह से चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। अगर ये लोग समझदारी से बैठ के, जिस वक्त हमारे गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो ब्यूरोक्रेसी को साथ देके चले तो सिस्टम ठीक हो सकता है। अभी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इन्होंने आते साथ ही एपीआर पे ज्यादा फोकस किया और टैक्स कलेक्शन पे इन्होंने फोकस किया। अब हमारे पास जो 6 महीने का टारगेट है वो 2150 अरब है जो हम कलेक्ट कर चुके हैं, जो कोविड के सिचुएशन में भी दिस इज अ गुड अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने उस पर फोकस किया, शब्बर को बिठाया। शब्बर कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसने एक रोड मैप बना के दे दिया जिसके तहत उन्होंने वो टारगेट अचीव कर दिया। ठीक है। अब हम आते हैं कि जब गवर्नमेंट में इमरान खान साहब नहीं होते थे तो वो एमएसटी स्कीम्स को एक डाका डालने की बात करते थे कि ये चोरी हो गई, ये एमएसटी क्यों दे दी। अब जब उनको खुद पता चला कि हमारे यहाँ क्या दुनिया में क्या ब्लैक मनी नहीं है, क्या दुबई में ब्लैक मनी नहीं है, क्या लंदन में ब्लैक मनी नहीं है, क्या अमेरिका में नहीं है, स्विट्जरलैंड में, यस, उनको ये समझ आ गई कि नहीं ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अच्छा, वो उन्होंने एमएसटी स्कीम दी, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन को जो 31 दिसंबर तक थी उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 30 जून तक लेके गए हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन के साथ आपका जो पैसा है वो पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, उस पैसे के साथ कंस्ट्रक्शन के साथ 33 और छोटी बड़ी जो एलाइड इंडस्ट्री, यस यस, वो एसोसिएट होती हैं, बिजनेस चलता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जिससे आपको जमानी होती है पैसे की। अब इस वक्त जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है वो फॉरेन ऑफिस है जो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, वो डेड है।
उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप देख लें कि आपके पास जो मिडिल ईस्ट में है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हिंदुस्तान आके उनका कोलेशन पार्टनर बन रहा है, उसके साथ उनकी जो है वो आर्मी की ट्रेनिंग्स हो रही हैं। अगर ये हुआ तो हमारे पास एक ही लॉजिक थी कि हम इसराइल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसराइल मिलिट्री एसोसिएशन है इंडिया के साथ। तो भाई वो तो सऊदी अरब भी करने जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो तो दुबई भी करने जा रहा है। इस वक्त आपको उन्होंने सबसे आते पहले तो पैसे दिए। वजीर आजम साहब जब आते थे, जहाज से उतरते थे तो वो शाही प्रोटोकॉल मिलता था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे उस वक्त भी। लेकिन जब आप मुल्क की सदारत पे बैठते हैं, मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर आपको पता चलता है जो दोस्त हैं वो कोई नहीं होता। हर किसी के अपने अपने लार्जर इंटरेस्ट होते हैं। अब मैं फेल हूं इसमें कि मैं समझने में कि शाह महमूद कुरैशी जैसा आदमी जिसको समझ बूझ है लेकिन वो फॉरेन ऑफिस में बिल्कुल नाकाम है, जिसकी वजह से हमें इसके बहुत हेवी डैमेजेस पे करने हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा जो फॉरेन ऑफिस है अगर वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाए तो ये एक बड़ा आप समझ लें कि हमारे लिए कि एक हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, और इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर हो सकता है। थे वो साहब ने फरमाया, अच्छी बात है, निशानदही की है कि चलें इंटरनली इश्यूज़ हैं, वो थोड़ा सा गवर्नेंस का इशू भी है, काफ़ी हद तक ये भी एक मसला है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम क्योंकि आपको एक्सटर्नली भी चीज़ों को बेहतर बनाना है ताकि आपके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो भी बेहतर हो सके। इस बात से इत्तेफाक करते हैं, समझ में आती है ये बात? देखिए, मैं इनकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत जो है ना इबहम इन द सेंस है कि देखें एफपीआर की जो टैक्स कलेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया वो इनके टारगेट मीट नहीं हुआ। 99.7% था और 2204 बिलियन के करीब जो है वो बेसिकली टैक्स कलेक्ट हुआ है, जबकि इनका टारगेट जो है वो इससे ऊपर का था। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि टैक्स कलेक्शन की बेसिस के ऊपर हम जीडीपी की वो देखें जो रेशो है तो वो जीडीपी 265 से 70 के दरमियान बनता है, जो कि ग्रोथ के बजाय इनफैक्ट डिक्लाइन दिखा रहा है, जो गवर्नमेंट की बहरहाल जो बयानात और दावे हैं उनकी तस्दीक नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड जी, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट सेक्टर की जो बात की जाए एमनेस्टी, तो वो एमनेस्टी मेरा नहीं ख्याल है कि उसने कोई बहुत ज़्यादा वर्क किया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट की है। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी वो होती है कि चीज़ें नज़र आएँ। अच्छा, एक सॉरी आपको कतई कलामी की माजरत, एक जबर साहब के अल्फाज मैंने सुने थे उनसे जब किसी ने सवाल ये किया कि आप तो एमनेस्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे, वो कह रहे हैं हम तो आज भी अगेंस्ट हैं, हम तो बात करते हैं एसिड डिक्लेरेशन की। एमनेस्टी और चीज़, एसिड डिक्लेरेशन और बिल्कुल 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 ऐसे ही। एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि ब्लैक मनी को वाइड करने के लीगल रास्ते जो है ना वो दिए जाएं, ठीक है ना। और एसेट डिक्लेरेशन इस वक्त तो पाकिस्तान की अभी तक जो है ना वो 50% से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, पता ही नहीं है, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मिडल मैन्स की है। जो बात हम लोग कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ जो ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो बात की जा रही है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो बात की जा रही है कि इसके ऊपर इसमें जो है ना वो बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऑन ग्राउंड अगर ऐसा होता तो देखें ना प्राइसेस बड़ी शूट कर रही होती हैं चीज़ों की, प्लॉट्स की और ये वो, और बहुत ज़्यादा आपको एक्टिविटी नज़र आ रही होती। तो मुझे आप स्पेशली अगर आप कराची ही की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा जो रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं फर्दर वो नहीं नज़र आ रहे। और यही वजह है गवर्नमेंट चूँकि अपना जो टारगेट है वो पूरा करने में नाकाम रही है, तो उनको मजबूरन इसको डेट को एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि इनको इनसे खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हुए। मैं उसकी आपको रीज़न बताता हूँ। मार्केट में जो है ना इस वक्त लिक्विडिटी की कमी है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट आपको पता है ऊपर जाता है तो मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू होती है। तो मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट वाकई जो है वो थोड़ा सा देना चाह रही है रिलीफ पब्लिक को, तो इनको एटलीस्ट ये जो पॉलिसी रेट है या इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का, इट शुड बी लेस देन 5। फिस्कल स्पेस है आपके पास इतना? देखें इस वक्त आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना वो एक अच्छे उसमें आ रही हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह से ये जो आप करेंगे इसको रेट को नीचे, तो उससे मेरा ख्याल नहीं है कि डॉलर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा या डॉलर की रेट। सर फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर तो कांस्टेंट आप फिगर नहीं अचीव कर सकेंगे ना जीडीपी का। नहीं 13% पे था, 13% से ये लोग 7% पे लेके आए
और आपका डॉलर जो है ना वो स्टेबल रहा, 160 पे, बीच में 10 170 पे इसका गया। बेनिफिट लेने की कोशिश ठीक कर रहे हैं। है, अब अगर ये 2 से 3% और नीचे लाएंगे ना, उससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी सी बढ़ेगी, लोगों का मार्जिन थोड़ा सा कम होगा और वो उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में आएंगे। तो जो बेसिक वजह जो है ना, ये जो लिक्विडिटी क्रंच में जो इस रुपी डॉलर की पैरिटी आपके ख्याल में एग्जैक्टली रीजन है? ठीक है। हाँ, नहीं, पैरिटी इज ए डिफरेंट थिंग। मैं जो पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, देखें जब आप टेक्निकली स्पीकिंग कि जब आपकी ये साइड स्ट्रांग होगी तो आप खुद ब खुद जो है वो Exactly, डॉलर की exactly, पैरिटी मैनेज कर लेंगे, जिसकी बात परचेसिंग पार आ जाएगी और इन्वेस्टमेंट का मोड भी जो है वो एक इनेबल हो जाएगा। थेबो साहब से जरा इस हवाले से और गुफ्तगू कर लें। थेबो साहब, ये फरमाइए, जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, अब बड़ी हैरानकुन बात है कि इस वक्त इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया मच के अंदर हुआ है और बैक टू बैक इस तरह के इंसिडेंट और भी हुए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अपोजिशन जो है वो इस बात पे बज़िद है कि जी हुकूमत को घर भेजना है और मार्च से पहले कोई ऐसी डिसाइसिव मूव बनानी है जिसके बाद जो है वो हुकूमत जो है या तो मुस्ताफ़ी हो जाए या नए इलेक्शन की तरफ जाए। ये मुमकिन हो सकेगा? और ये जो कन्फ्रंटेशन की इस वक्त जो फिज़ा बनी हुई है, इससे इकोनॉमी को बड़ा जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन होल्ड चली जाती हैं और बहुत सारे लोग वेट एंड सी पे चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी रुक जाती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रुक जाती है। तो ये इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जी, ये जो हमारे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे डायरेक्ट इकोनॉमी पे। यस। लेकिन ये जो आपके गेस्ट आपके स्टूडियो में बैठे, मैं पहले इनका थोड़ा सा मैं करेक्ट करता जाऊं कि आप फिगर्स को पहले समझे। जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, पीएमएलएन ने 2000 अरब कलेक्ट किए। जब उन्होंने लास्ट ईयर में उसको 39 पे ले गए। 39 पे लेने के बाद आपकी जब पीटीआई की हुकूमत आई, उन्होंने एम्बिशियस टारगेट रखा, उन्होंने 5550 रखा, जो वो नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने ये टारगेट अचीव किया है। कोविड के सिचुएशन में 2150 अरब कलेक्ट करना 6 महीने में इज अ बिग डील। वो आपको अप्रिशिएट करने चाहिए, आपके पास ये अदा होना चाहिए। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में बूम नहीं आना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। फेक प्राइसेस को ऊपर ना करें, प्राइसेस आप रखें जो रीजनेबल है, जो आम आदमी को चढ़े। अगर आप ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम दे और फेक प्राइसेस ऊपर चले जाए, फिर फायदा क्या? फिर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है ना। फिर तो आपके जो एजेंट हैं, आपके जो बिल्डर हैं, आपका जो माफिया है, वो मुल्क चला रही होती है। तो इस तरह से नहीं होता है, आपको कंट्रोल करना होता है चीजों को। वो इनको आप अप्रिशिएट करें, जो चीजें अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट किया ऊपर नहीं जा रही हैं। पहले आपने देखा, आप जो हमारे पास 2 इदारे थे डिफेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहे होते थे, वो अभी बंद हो गया। बाहर से जो पैसा है वो बंद हो गया, जिससे आम आदमी जिसने कभी सोचा भी नहीं था वो घर ले सकता है। अभी एटलीस्ट वो डिफेंस में नहीं ले सकता, तो वो कोरंगी में, वो औरंगी में वो ले सकता है, क्योंकि वो प्राइसेस फेक ऊपर नहीं जाएंगे। जहां तक ये जो कोयटा की बात है, मैं बहुत मुझे अफसोस से बात करनी पड़ेगी कि ये हमेशा हो रहा है। पहले भी एक हुकूमत इसके ऊपर चली गई, एक सीएम ने इसकी ऐसे इंसिडेंट पे रिजाइन दी थी। तो ये रियासत को बड़ी सख्ती से ऐसे अनासर के खिलाफ, मैं समझता हूँ इसमें 110% जो बाहर का हाथ है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इसमें रॉ इन्वॉल्व है, इसमें अफगानिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हैं, तालिबान। तो इनके लिए हमारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज्यादा फ्रंट फुट पे आके उनके खिलाफ हमें लड़ना होगा। हमारी अपोजिशन को ये सोचना होगा कि अगर मुल्क को सीधा करना है, मुल्क के लिए सोचना है, तो अपने इदारों के खिलाफ नहीं बात करनी है, इदारों को स्ट्रेंथन करना है। हर वक्त एक ही बात होती है, जी फलां ने ये बात कर दी, उसको हमने ये फोन किया था, हमने 3 बजे उसको ये फोन किया था। फिर इस तरह की बातें इंडियन मीडिया उसको किस तरह से पोर्ट्रेट करता है, ये हमें सोचना चाहिए, हमें बड़ा हो जाना चाहिए। हमारी जो अपोजिशन है वो वजीर आजम साहब का इस वक्त साथ दें। वजीर आजम साहब को चाहिए, वो घर के बड़े हैं, वो इन सबको बुलाएं, रादर देन के हर वक्त ये करें कि ये चोर हैं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। भाई आपसे एनआरओ कौन मांग रहा है? आप एनआरओ दे सकते हैं? आपके पास क्या अथॉरिटी, आप कौन सा एनआरओ दे सकते हैं? हम किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं तो वो एक ही बात, हम एनआरओ नहीं, एनआरओ कौन मांग रहा है? आप एनआरओ किसी को ना दें, आप सबको बिठाएं। और खास तौर पे ये जो कोयटा जैसे इंसिडेंट हैं, हमें इनको खत्म करना। ठीक है।
अच्छा आज अब बताइए कि कंसेंसस कैसे डेवलप होगा। हाँ हाँ, करेक्शन आपकी करेक्शन कर दो। अगर आप थोड़ा सा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ी देर पहले इन्होंने खुद ही कहा था कि ये टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जो है ना वो बूम है। हाँ, ठीक है ना, आप खुद ही ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि बूम नहीं होना चाहिए और चीज़ें नीचे आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए आगे। भाई बात ये है कि इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेगा, और हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मसनूई प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए। अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो बाइंग पावर भी ऊपर जाएगी। असल में हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ प्राइसेस ऊपर जाएं, दूसरी तरफ बाइंग पावर भी ऊपर जानी चाहिए, और ये उसी वक्त होगा जब जेन्युइन होगी। तो बेसिकली इन्होंने खुद ही पहले कहा कि जी ये वाली भी इसका क्रेडिट दे दें, उस पर सारे क्रेडिट दे गवर्नमेंट को। ये कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि देखें जो चीज़ अच्छी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, नहीं वो तो मैंने आपके सामने बात की। मैं तो एग्जैक्ट फिगर फॉरेन रेमिटेंसेस का जो फिगर है, मैं तो आपको फिगर कोड करके दे रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ये कह रहे हैं कि कोविड में ये हो गया। भाई कोविड इज ब्लेसिंग। कोविड अगर नहीं होता तो ये लोग ये टारगेट ही अचीव नहीं कर सकते थे। इनको क्या कोविड क्या होता है, कोविड से क्या डैमेजेस हुए। फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हुसैन साहब वही फर्म इकोनॉमिकली इट इज ब्लेसिंग। इट इज ब्लेसिंग। ये कह रहे हैं कोविड इज इकोनॉमिक ब्लेसिंग। भाई थोड़ी सी अपनी जो है ना अंग्रेजी को सही करो। इकोनॉमिक ब्लेसिंग है यार, आप बात कर रहे हो यार, आपको खुद बात करने का तरीका नहीं है यार। वो इकोनॉमिकली वो क्या ओ भाई इकोनॉमिकली यार, इकोनॉमिकली बात हो रही है। कोविड में पूरी दुनिया बंद हो गई। पाकिस्तान को फायदा हुआ है, पाकिस्तान को फायदा हुआ है। पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेस के फिगर उठा के देखो, पाकिस्तान के टैक्स के फिगर उठा के देखो, पाकिस्तान के आप सारे फिगर तो उठा के देखो। कह रहे हैं इन सम कौन से फिगर्स आप उठा के देख रहे हो यार? बंद पड़ी हुई है कौन सी यार? अभी थोड़ी देर पहले इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, ये क्रेडिट दे दो, वो क्रेडिट दे दो। अभी इनको जो है ना वो यार अजीब बात है, अपनी तो समझ से बाहर है। वो ये कहते हैं अकमल साहब का यार ये कैसा सेंटेंस है? इकोनॉमिकल ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मुझे पूछ के दे दें, वो कहे कि वो कोविड इकोनॉमिकल ब्लेसिंग है। बिल्कुल है। टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ पे बूम आया हुआ या नहीं आया हुआ? टेक्सटाइल फैसलाबाद में जो है ना वो लोगों को जो है ना वो मशीनें लगाने की जगह नहीं मिल रही है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया, तो ब्लेसिंग है ना। और कैसे ब्लेसिंग होती है? कहा कि कोविड ब्लेसिंग है। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ यार, मेरे को जो सजा देनी है आप जो, मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिकली ब्लेसिंग है। टेक्सटाइल को बेस बना रहे हैं और ये फॉरेन रेमिटेंसेस को बता रहे हैं कि आपके पास ये दो ऐसे पॉइंट। कोविड नहीं होता आपकी टेक्सटाइल ऊपर नहीं जानी थी। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 10 जगह पे मेरे से बात कर रहे हो। कह रहे हैं सस्टेनेबल पोजीशन में आ गए ना। अब आप देखें, आप 13 बिलियन का एक्सपोर्ट था जो आपका कम होके जाके 8 बिलियन पे रह गया। तो भाई गवर्नमेंट क्यों दावे कर रही है? क्यों फैसलाबाद में जगह नहीं मिल रही है? फिगर दे रहे हैं आप, पहले डेटा तो उठाएं। फैसलाबाद का मुझे बताओ ना। कह रहे 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। बोलते रहते हो ना टेक्सटाइल में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। जैसे आर्डर्स नहीं है, बड़ी बड़ी जो बाइंग स्टोर हैं वो बंद पड़े हुए हैं। कोविड चलो आपको टेक्सटाइल यार, अब आपकी आप असल में सर आप जो है ना अपनी बातों से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कभी आप कुछ बोल रहे हैं, कभी आप कुछ बोल रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि आप उसमें बेचेंगे क्या। भाईजान गवर्नमेंट के दावे आप सुन रहे हैं ना यार, वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया है। दुनिया को देखें, आप अभी कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन 2200 अरब रुपए कोविड के बावजूद किए, इसका गवर्नमेंट को क्रेडिट दे रहे थे आप, और अब आप बोल रहे हैं कि चल ही कुछ नहीं रहा। यार आप अपनी बात पे तो कम से कम कायम रहो यार। चले नहीं हो रहा है टैक्स कलेक्शन, ये इस वक्त चले इसके ऊपर एक डिबेट और कर लेंगे। वक्त मेरे पास टैक्स कलेक्शन ऊपर आएगी ना भाई। इम्प्लीमेंट किया है, दिस इज अ गुड थिंग। ठीक नहीं है, हम उसको कैसे अप्रिशिएट करें। चले थेबो, आई एम सॉरी सर, थेबो इसके ऊपर एक और सिटिंग रखते हैं जिसके अंदर इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि इस जरूर मुझे स्टूडियो में बुलाएं। श्योर सर, डन सर। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको अभी जो है वो स्टूडियो में ज़रूर दावत देंगे। हुसैन थेबो साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, अकमल भाई भी हमारे साथ यहाँ पे लाइन पे मौजूद थे। गुफ्तगू हो रही थी कुछ, क्योंकि अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी राय है जी। कुछ लोग की नज़र में ये जो कुछ हो रहा है, ख़ासतौर पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर इसमें बेहतरी आई तो समहाउ इसमें कोरोना का भी रोल है। अब इसको ब्लेसिंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कोई भी नाम आप दे लीजिए, यकीनन इसका मकसद ये नहीं है, यकीनन इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन अगर आपकी बेहतर हो रही है तो यकीनन इसको ब्लेसिंग ही तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और गुफ्तगू हुई कुछ इकोनॉमिक इशूज़ के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रखेगा। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।